रोज़ों कक्षा 8 के विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम इसके पहले अध्याय 4 का जो हमारी पाठ्यक्रम में है उसमें हम चौथी इकाई पढ़ रहे हैं और चौथी इकाई में एक लेक्चर हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने देखा है कि खनिज क्या होते हैं, अयस्क क्या होते हैं और उन अयस्कों से कैसे हम धातुएं प्राप्त करते हैं, किन धातुओं को किस प्रकार के अयस्कों से प्राप्त किया जाता है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हमारे देश में खनिजों की जो उपलब्धता है वह कहाँ है, कितनी होती है, और दूसरी चीज़ जो धातुएं होती हैं उनके भौतिक गुण क्या होते हैं। यह दो टॉपिक आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। पहली चीज़, भारत में खनिज की उपलब्धता। हम लोहा, तांबा, चांदी अनेक धातुओं से बनी वस्तुओं का उपयोग दैनिक जीवन में करते ही रहते हैं और हमारे देश में लोहा, तांबा, सोना, एल्युमिनियम आदि अनेक धातुएं पृथ्वी की भूपर्पटी में उपस्थित खनिजों से ही प्राप्त की जाती हैं। कुछ धातुएं हमारे देश में नहीं उपलब्ध हैं तो हम उन धातुओं को दूसरे देशों से मंगवा लेते हैं, लेकिन जो धातुएं हमारे देश में उपलब्ध हैं उन खनिजों के बारे में हम जान लें कि कौन सी धातु का खनिज किस प्रदेश में वह किस प्राप्ति स्थान पर मिलता है। इसके लिए एक तालिका दी गई है, तालिका नंबर 4.2, और एक कॉलम है धातु का नाम, दूसरा है अयस्क का नाम, तीसरा है प्राप्ति का स्थान कि वह धातु कहाँ प्राप्त होती है। धातु है लोहा और वह जो अयस्क है जिससे वह प्राप्त की जाती है वह हेमेटाइट होता है और इसका प्राप्ति स्थान होता है बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। दूसरी धातु है तांबा, इसका अयस्क होता है कॉपर पायराइट और यह प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्रों में। सोना यह किसी अयस्क के रूप में नहीं पाया जाता है, बहुत ही कम सक्रिय धातु है, इसलिए यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है और यह कोलार खान कर्नाटक में और कुछ मात्रा में आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। एल्युमिनियम यह बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है और इसको जो क्षेत्र जहाँ से यह प्राप्त होता है वह होते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात, जम्मू कश्मीर। धातु है कैल्शियम धातु को हम चूना पत्थर नामक अयस्क से प्राप्त करते हैं। सामान्य रूप से यह सभी राज्यों में पाया जाता है और संगमरमर के रूप में यह राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यह हुआ कि भारत में खनिजों की उपलब्धता कहाँ कहाँ है। इन धात्विक खनिजों को अतिरिक्त देश में कुछ अधात्विक खनिज भी पाए जाते हैं। वह अधात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी जानना जरूरी है। अधात्विक खनिज जैसे अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम द्रव अवस्था में हमारी भूपर्पटी से ही प्राप्त किया जाता है। भूपर्पटी का अर्थ आप समझते होंगे, ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है, इसलिए पेट्रोलियम को खनिज तेल भी कहा जाता है। और अपने देश में इनकी उपलब्धता या कौन कौन से अधातु खनिज होते हैं, किन अधातु का नाम क्या होता है, वह अधात्विक खनिज क्या होते हैं और उनका प्राप्ति स्थान क्या होता है। सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन होता है अधातु का नाम और वह अधात्विक खनिज होता है जिससे प्राप्त किया जाता है। यह अभ्रक, यह प्राप्ति स्थान होता है इसका बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु और राजस्थान। कार्बन हम प्राप्त करते हैं संगमरमर और चूना पत्थर से, राजस्थान के क्षेत्र से। कार्बन और हाइड्रोजन अधातु में प्राप्त करते हैं पेट्रोलियम से, गुजरात से, असम से, अरब सागर के तटीय क्षेत्रों से, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी के मुहाने जहाँ वह नदियाँ समुद्रों के किनारे मिलती हैं वहाँ से हम इन्हें प्राप्त करते हैं। और कार्बन कोयले से भी प्राप्त किया जाता है, जो पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु के क्षेत्रों में प्राप्त होता है। भारत में सोना, तांबा, जिंक जिसे हम जस्ता भी कहते हैं और टंगस्टन खनिजों की जो उपलब्धता है वह काफ़ी कम है तथा प्लेटिनम खनिज तो पूर्ण रूप से पाया ही नहीं जाता है। तो अयस्क प्रकृति में पाया जाने वाला वह खनिज जिसमें एक या एक से अधिक धातुओं या अधातुओं को लाभदायक रूप से
निष्कर्षित किया जा सकता है। अयस्क से धातु अधातु प्राप्त करने और उन्हें विभिन्न उपयोगों के लिए शुद्ध करने के विज्ञान को हम धातु कर्म कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। मतलब अयस्क प्रकृति में वह पदार्थ है, कहने का मतलब अयस्क की परिभाषा आप जानें। अयस्क प्रकृति में प्राप्त पाया जाने वाला वह खनिज है जिसमें एक से अधिक धातुएं, एक या एक से अधिक धातुएं या अधातुएं हम प्राप्त करते हैं। और इन अयस्कों से धातुओं को प्राप्त करने की जो विधि होती है, उन प्राप्त करने का जो विज्ञान होता है, वह धातु कर्म विज्ञान कहलाता है। कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं खनिजों के बारे में, उनको भी जान लीजिए कि कुछ अयस्क हैं, कुछ अयस्कों में प्रमुख धातु के अतिरिक्त कुछ दूसरी धातुएं, मतलब 2 धातुएं भी मिल जाती हैं। कुछ ऐसे अयस्क होते हैं जैसे तांबे के अयस्क कैल्कोपाइराइट में तांबा, क्रोमियम के अयस्क में क्रोमाइट में क्रोमियम, और टाइटेनियम के अयस्क इल्मेनाइट या भी TiO3 में टाइटेनियम के अतिरिक्त एक अन्य धातु आयरन भी उपस्थित है। तो कुछ ऐसी भी धातुएं होती हैं, अयस्क होते हैं जिनमें एक से अधिक धातुएं हम उनसे प्राप्त कर लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा धातुएं एवं अधातुओं के भौतिक गुण। पहली चीज़ भौतिक अवस्था। सामान्य ताप पर सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं, कठोर अवस्था में होती हैं, लेकिन पारा, यह ध्यान रखने वाली बात है कि पारा एक ऐसी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, बाकी सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। सामान्य ताप पर अधिकांश धातुएं गैसीय अवस्था में होती हैं। आयोडीन, कार्बन, सल्फर, सिलिका, यह कुछ ऐसी अधातुएं हैं जो कि ठोस के रूप में पाई जाती हैं। कौन कौन सी अधातुएं ठोस के रूप में पाई जाती हैं? आयोडीन, कार्बन, सल्फर और सिलिका। और एकमात्र ऐसी अधातु है जो कि द्रव अवस्था के रूप में पाई जाती है, उसे हम ब्रोमीन के नाम से जानते हैं। तो एक धातु पारा द्रव अवस्था में पाई जाती है और एक ही अधातु भी है ब्रोमीन जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। कठोरता का गुण देखें तो जो सोडियम धातु है, सोडियम धातु का टुकड़ा लेकर उसे छन्ना कागज से सुखा लें और धातु के टुकड़े से को चाकू से काटें तो क्या देखते हैं कि सोडियम धातु का टुकड़ा जो है वह आसानी से कट जाता है। लोहा, कापर, जिंक, इन सब के टुकड़ों के साथ भी ऐसा करके देखें, क्या देखते हैं आप कि हम उन्हें नहीं काट पाते हैं। मतलब सोडियम भी धातु है लेकिन वह आसानी से चाकू से कट जाता है। अन्य धातुएं सोडियम के अलावा जैसे लोहा, सोना, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, यह सभी धातुएं बहुत कठोर होती हैं और उन्हें काटना बहुत ही कठिन होता है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और पारे को छोड़कर, इस पॉइंट को आप नोट कर लें कहीं और ध्यान दें कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और तथा पारे को छोड़कर अन्य सभी जो धातुएं होती हैं वह कठोर होती हैं। और जो अगर हम अधातुओं की बात करें तो अधिकांश अधातुएं मुलायम होती हैं, लेकिन एक अधातु है कार्बन का अपर रूप है हीरा, जो कि सबसे कठोर तत्व के रूप में, सबसे कठोरतम तत्व के रूप में इस प्रकृति में माना जाता है तो वह धातु, लेकिन वह सबसे कठोर तत्व इस प्रकृति का है। बाकी सभी अधातुएं वह कठोर नहीं मानी जाती हैं, मुलायम मानी जाती हैं। चमक के गुण की हम बात करें, यदि आप धातुओं की सतह को उन्हें काटने के तत्काल बाद देखेंगे तो पाएंगे कि वह दिखने में चमकदार होती हैं, या उन्हें पॉलिश करेंगे, रगड़ेंगे किसी सतह पर तो वह चमकदार सतह हमें उनमें दिखाई देती है। यह जो चमक दिखाई देती है, इस चमक को हम धात्विक चमक कहते हैं। धातुओं की यह जो चमक होती है उन्हें आभूषण या सजावट की वस्तुएं बनाने के लिए उपयोगी बनाती है। जो चमक होती है उसी के कारण उनके हम आभूषण और दूसरी उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं। अधातुएं जो होती हैं वह धातुओं के समान चमकीली नहीं होती हैं, चमकीली अधातुएं नहीं पाई जाती हैं। चमक किस में पाई जाती है? धातुओं में
और उस चमक को हम धात्विक चमक कहते हैं। आघात वर्धनीयता का गुण क्या होता है? एल्युमिनियम, कॉपर तथा आयरन का छोटा छोटा टुकड़ा लें और उसे हथौड़े से पीटें, तो पीटने पर आप देखेंगे कि वह चपटे आकार के हो जाते हैं। पीट कर आघात पहुंचाकर उन्हें पतली चादर के रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे लोहे को अगर पीटा जाए, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, किसी भी को धातु के टुकड़े को अगर हम पीटते हैं तो पीटने पर एक पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, चादर। और इस गुण को, चादर के रूप में परिवर्तित हो जाने के गुण को हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीयता चांदी और सोने में होती है, जबकि जस्ता बहुत ही कम आघात वर्धनीय होता है। ये तो धातुओं के गुण हो गए आघात वर्धनीयता को लेकर। लेकिन अगर हम अधातुओं की बात करें तो अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती हैं। ठोस भले ही हों, लेकिन अगर हम उन्हें पीटते हैं, उन्हें चोट पहुंचाते हैं तो वह टूट जाती हैं, टुकड़ों में टूट जाती हैं, अर्थात वह भंगुर होती हैं। जब किसी चीज़ को हम, जैसे नमक का टुकड़ा है, अगर उसे आप किसी चीज़ से चोट पहुंचाएंगे, कोयले का टुकड़ा है, चोट पहुंचाएंगे तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। यह गुण जो है वह कहलाता है कि वह पदार्थ भंगुर है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। तो अधातुएं भंगुर होती हैं, वह आघात वर्धनीय नहीं होती हैं। तन्यता का गुण देखें। तन्यता का गुण, धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है। जितने भी तार खींचे जाते हैं बिजली के, वह सभी धातुओं के होते हैं। तो धातुओं में यह गुण भी पाया जाता है कि उन्हें खींचकर एक पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को हम तन्यता कहते हैं। और तांबा, एल्युमिनियम और आयरन के तार हम बहुत ज़्यादा देखने को पाते हैं। इन्हीं धातुओं के तार हम प्रयोग करते हैं, दैनिक जीवन में देखने को पाते हैं। तो यह धातुएं सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय धातुएं मानी जाती हैं और इनका उपयोग हम तार बनाने के लिए करते हैं, जैसे घरों में जाली के लिए और बिजली के तारों के लिए इनका हम उपयोग करते हैं। अगर अधातुओं की बात करें कि अधातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, तो अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। उन्हें हम तार के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात जान लें कि सोना जो है वह इतना ज़्यादा तन्य होता है कि उससे इतना आघात वर्धनीय होता है और तन्य होता है कि सोने की अगर पतली चादर बनाई जाए तो 20 लाख चादरों की मोटाई केवल 1 सेंटीमीटर हो सकती है। कितनी चादरों की? 20 लाख चादरों की मोटाई केवल 1 सेंटीमीटर हो सकती है। इतना आघात वर्धनीय होता है। और 1 ग्राम सोने से, कितने से? 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो यह विशेषता आघात वर्धनीयता और तन्यता की धातुओं में ही पाई जाती है, धातुओं में नहीं पाई जाती है। चालकता की बात करें। चालकता क्या होती है जान लें। एक क्रियाकलाप दिया गया है आपकी पाठ्यपुस्तक में कि एक टॉर्च के बल्ब को तांबे के तार द्वारा जब बैटरी से जोड़ते हैं तो क्या देखते हैं कि बल्ब चमकने लगता है। और तांबे के तार के स्थान पर एल्युमिनियम आयरन का जब तार लगाते हैं तब बल्ब के जलने और ना जलने का अवलोकन कर रहे अगर आप तो देखते हैं तब भी वह तार जलने लगता है। सभी स्थितियों में बल्ब जलता है, अर्थात सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि इनसे विद्युत का प्रवाह संभव है। अधिकांश धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की अधिकांश जो अधातुएं होती हैं वह विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। लेकिन कार्बन एक ऐसी अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक होता है। तो धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन कार्बन एक ऐसी अधातु है जो कि विद्युत की सुचालक होती है। और इसी तरह यह ऊष्मा की भी सुचालक होती हैं। लोहे की एक छड़ को के एक सिरे को अगर हम हाथ से पकड़कर दूसरे सिरे को गर्म करते हैं तो कुछ समय बाद छड़ का दूसरा सिरा भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। इसी तरह का प्रयोग अगर आप दूसरी धातुओं के साथ करेंगे तो वहाँ भी देखेंगे कि उनमें भी ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित हो जाती है। और यह गुण जो होता है ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह जो होता है इन पदार्थों में,
या चालकता कहलाता है। इसका अर्थ है कि यह जो जितनी धातुएं हैं वह लगभग सभी ऊष्मा की और विद्युत की सुचालक होती हैं। एक अधातु भी विद्युत की सुचालक होती है, कार्बन, लेकिन कोई भी अधातु ऊष्मा की सुचालक नहीं होती है। एक तालिका दी गई है और उस तालिका को आपको भरना है। एक तांबे का टुकड़ा, एक सल्फर का टुकड़ा लेते हैं और तालिका में दिए गए गुणों की तुलना करके अवलोकन करते हैं। इसको आप करके देखिए कि अवलोकन के आधार पर परिणाम देखिए कि कौन सा पदार्थ धातु है और कौन सा अधातु है और किसमें कौन सा गुण उपस्थित है। जैसे हम एक बता देते हैं, तांबा, रंग देखिए गंधक में और सल्फर में दोनों में उपस्थित होता है। भौतिक गुण दोनों में पाया जाता है। चमक तांबे में पाई जाती है, गंधक में नहीं पाई जाती। कठोरता तांबे में होती है, गंधक में नहीं होती है। उसमें चालकता तांबे में होती है, गंधक में। तो ऐसे ही इस तालिका को हम जितना पढ़ाए हैं इस अध्याय में उसको पढ़ के भर लीजिएगा और हमें हमारे पर्सनल नंबर पर भेज देंगे। तो यह थी आज की क्लास, जिसे आपने देखा कि किस तरह जो है धातुओं के भौतिक गुण होते हैं और हमारे देश में खनिजों की उपलब्धता कहाँ कहाँ होती है। आशा करता हूँ बेहतर तरीके से यह टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप बेहिचक कमेंट करके फ़ोन करके हमसे उसको क्लियर कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। गुड लक, बेल विशेस।